प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट 3 विषय इतिहास, पेपर फर्स्ट आधुनिक भारत का इतिहास का 5वां लेसन आपके प्रारंभ होगा। तो देखिए, पेपर फर्स्ट का जो 5वां लेसन है उस लेसन का नाम है अंग्रेज व भारतीय अर्थव्यवस्था। या दूसरे शब्दों में सीधा सा सिंपल सा अर्थ हम ये निकाल सकते हैं कि अंग्रेजों द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, उसी के बारे में विस्तार से इस लेसन में चर्चा करेंगे। रिपीट कर रहा हूँ, अंग्रेजों द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा उसी का ही वर्णन। तो लेकिन देखिए, ये तो है बात की बात, लेकिन यानी अंग्रेजों से पहले जो भारत की स्थिति है उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, भारत प्राचीन काल से ही सोने की चिड़िया के नाम से प्रसिद्ध था, एशिया का अन्न का कटोरा के नाम से प्रसिद्ध था, या एशिया का अन्न भंडार नाम से प्रसिद्ध था। भारत आर्थिक रूप से पूर्णतया संपन्न था। यूँ कह सकते हैं कि उस समय भारत आत्मनिर्भर था, यानी आत्मनिर्भर से तात्पर्य है कि इतना उत्पादन हो जाता था जिससे उन्हें किसी दूसरे से मांगना नहीं पड़ता था। इसके अलावा कृषि क्षेत्र संपन्न था। यानी कहने का तात्पर्य है कि अंग्रेजों के ने जब भारत पर आधिपत्य स्थापित नहीं किया था उससे पहले भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। भारत कृषि के क्षेत्र में संपन्न था और आत्मनिर्भर था, यानी औद्योगिक उत्पादन इतना हो जाता था कि उसे किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती थी। देखिए, लेकिन अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हुआ, उसके पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट होने लगी। हालांकि ऐसा नहीं था कि पहली बार ही भारत विदेशी शक्तियों का गुलाम रहा, ऐसा नहीं था। इससे पहले भी आपको बताना चाहता हूँ कि 1206 से 1526 ईस्वी तक जो आपके चलता है सल्तनत काल, तुर्क जो विदेशी मुस्लिम थे उसके आधिपत्य में था भारत। 1526 से 1707 तक मुगलों का, हालांकि 1707 इसलिए बता रहा हूं मैं कि 1707 में औरंगजेब का आधिपत्य था, मुगल शासक था, मजबूत था। इसके बाद जो शासक थे वो अयोग्य थे, इसलिए कुछ इतिहासकार 1707 तक ही मुगल काल का पतन मान लेते हैं। हालांकि और भी शासक थे, लेकिन इन्होंने भी आधिपत्य स्थापित किया था भारत पर। लेकिन इन्होंने क्या किया, ये भारतीय संस्कृति का विभिन्न अंग बन चुके थे। भारतीय संस्कृति को उन्होंने आत्मसात कर लिया था, भारतीयों के साथ इनका लगाव भी था, यानी कुछ जन कल्याणकारी कार्य भी ये करते थे। लेकिन अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित होने के पश्चात अंग्रेजों का एकमात्र उद्देश्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों का शोषण करना है, आर्थिक रूप से खुद की स्थिति मजबूत करनी है। एकमात्र उद्देश्य यही था। इसीलिए वो कभी भी भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग नहीं बन सके। अब देखिए, पृष्ठभूमि बताई दी मैंने आपको, पहले आत्मनिर्भर था, कृषि क्षेत्र में संपन्न था, यानी स्थिति मजबूत थी, सोने की चिड़िया कहा जाता था भारत को। लेकिन जब अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हुआ तो उसके पश्चात भारत की आर्थिक व्यवस्था चकनाचूर होने लगी। उसी का ही वर्णन इस अध्याय में कर सकते हैं। तो देखिए, ब्रिटिश आधिपत्य यानी अंग्रेजों का जो आधिपत्य था भारत पे, उसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, इसे हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। तो देखिए, प्रभाव क्या, अंग्रेजों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, जिसके 3 भाग बताए हैं।
जिसमें से पहला भाग माना जाता है 1757 से 1813 ईस्वी। अब आपको पता है 1757 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? प्लासी का युद्ध। इस युद्ध में क्या हुआ था? अंग्रेज विजयी हुए थे और बंगाल में उनका आधिपत्य स्थापित हो चुका था। तो अब देखिए, इस काल के दौरान यानी 1757 से 1813 ईस्वी तक अंग्रेजों का एक ही शोषण था, एक ही नीति थी, आर्थिक शोषण करना, धन की लूट करना। यानी जितना हो सके उतना भारतीयों का आर्थिक शोषण करना है और धन की लूट करनी। अब देखिए, इस काल के दौरान अंग्रेजों ने जरा सा अपनी नीति में परिवर्तन किया। परिवर्तन इसलिए किया क्योंकि पहले, इस काल से पहले अंग्रेज जब भारत आए थे व्यापार करने के उद्देश्य से, तो वो यहाँ से सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, मसाले हैं, इसके अलावा कीमती पत्थर है आदि यहाँ से खरीदते थे और फिर उन्हें विदेश ले जाकर बेचते थे। यानी उन्हें पहले धन दौलत यहाँ पर देनी पड़ती थी और कहा जाता है कि उस समय अंग्रेज जो ये वस्तुएं खरीदते थे उनके बदले उन्हें सोने चांदी की मुद्राएं दे देते। तो कहा जाता है कि भारत आर्थिक रूप से काफ़ी मजबूत स्थिति में था। लेकिन जब यह काल चला, प्लासी का युद्ध हुआ, बंगाल पर ब्रिटिश अधिपत्य स्थापित हुआ, उसके पश्चात अब अंग्रेजों को बंगाल से राजस्व प्राप्त होने लगा था। यानी अब इस काल में क्या हुआ, ब्रिटेन से उन्हें धन मंगाने की जरूरत नहीं पड़ी। अब वो क्या करते थे, अब वो प्लासी के युद्ध से जो बंगाल पर अधिपत्य स्थापित हुआ था, बंगाल से प्राप्त जो राजस्व प्राप्त होता था, उस राजस्व से यानी धन से वो क्या करते थे, वो यहाँ से जरूरत की वस्तुएं खरीदते और वस्तुएं खरीदकर उन्हें विदेशों में निर्यात कर देते। यानी कि कुछ भी लागत उनकी नहीं आई है, कोई पैसा उनके अपनी जेब से देना नहीं पड़ता था। तो यहाँ पर आर्थिक शोषण और धन की लूट। अब इसके पश्चात ये हो गया पहला भाग। अब है दूसरा भाग। अब दूसरा भाग माना जाता है, दूसरा काल माना जाता है 1813 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक। अब देखिए, इस काल के दौरान जो अंग्रेजों की नीति थी वो थी अनौद्योगिकरण। यानी कहा जाता है कि इस काल के दौरान, कौन सा 1813 से 1857 के दौरान, कहा जाता है कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हो गई। औद्योगिक क्रांति से तात्पर्य है कि विभिन्न मशीनों का आविष्कार आदि होने लगा। तो औद्योगिक क्षेत्र में जो क्रांति हुई, विभिन्न मशीनों का आविष्कार होने लगा, तो कहा जाता है कि अब वहाँ पर जो निर्मित वस्तुएं थी उनकी बाढ़ सी आ गई, यानी प्रचुर मात्रा में वहाँ उनका उत्पादन होने लगा। अब उत्पादन होने लगा है तो अब उनकी बिक्री कहाँ की जाए, बाजार कहाँ बाजार ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि तैयार माल को बिक्री करना है। तो अब अंग्रेजों ने क्या किया, यानी ब्रिटेन की जो ताज था उसने क्या किया, उसने, ये महत्वपूर्ण है, 1813 का चार्टर एक्ट, 1813 का जो चार्टर एक्ट है, इसके तहत ब्रिटिश ताज ने क्या आदेश दे दिया कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया। यानी क्या किया, भाई अब औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हो गई है,
निर्मित वस्तुएं भरी पड़ी है बाजार में, ब्रिटेन के बाजार में तैयार माल को खपाना है, बिक्री करनी है कहाँ? अब उन्हें एकमात्र लगा भारत। अब भारत में भी अगर ईस्ट इंडिया कंपनी ही माल बेचे तो जो इतना उत्पादन हो रहा है वो अकेले कंपनी के बस की बात नहीं थी, क्योंकि उससे ज़्यादा से ज़्यादा माल भारत में बेचना था, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा बाजार था। तो अंग्रेजों ने, ब्रिटिश ताज ने 1813 में एक कानून लागू किया जिसे कहा जाता है चार्टर एक्ट। इस कानून के तहत क्या किया भाई, कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार है वो समाप्त कर दिया। यानी कंपनी पहले क्या थी, एकमात्र व्यापारिक कंपनी थी ब्रिटेन की जो भारत में व्यापार कर सकती थी। ये इसे कानून बनाकर अधिकार दिया गया था। लेकिन अभी क्या हुआ, अब यार अकेली कंपनी कैसे बेचेगी, ज़्यादा वस्तुएं निर्मित है और व्यक्तियों को भी इसमें शामिल करो या अन्य व्यक्तियों को भी अधिकार दे दो ताकि वो भी मार्केट में, भारतीय बाजार में निर्मित वस्तुएं बेच सकें। तो इसके द्वारा कंपनी का जो एकाधिकार था वो समाप्त कर दिया। और अब क्या हुआ, अब अन्य व्यापारी भी भारत में निर्मित, ब्रिटेन में निर्मित वस्तुएं बिक्री करने लगे। दूसरा, फिर 1833 का चार्टर एक्ट, इस एक्ट के तहत क्या किया गया, इस एक्ट के तहत 1813 में तो व्यापारिक अधिकार समाप्त किया था, लेकिन यहां पर व्यापारिक अधिकार ही समाप्त कर दिया और अब भविष्य में ये एक राजनीतिक कंपनी बन गई। क्या हुआ, 13 के एक्ट में तो व्यापारिक एकाधिकार यानी एकमात्र व्यापार करने वाली कंपनी थी, उसको समाप्त करके अन्य व्यक्तियों को भी अधिकार देते भाई आप भी जाके व्यापार कर सकते हो। दूसरा क्या, 1833 का चार्टर एक्ट लागू किया। इसमें क्या किया, अब कंपनी को व्यापार करने का जो अधिकार दिया गया था वो समाप्त कर दिया। अब वो व्यापारिक कंपनी ना रही, बस अब वो एक राजनीतिक कंपनी बन गई। ये दोनों चार्टर एक्ट महत्वपूर्ण है। तो अब देखिए, इस द्वितीय काल के दौरान अनौद्योगिकरण इसलिए कहा जाता है कि ब्रिटेन में तो चलो ठीक है औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हो गई, जिससे वहाँ पर निर्मित वस्तुओं का निर्माण ज़्यादा होने लगा, चीज़ें सस्ती होने लगी। अब उनको बिक्री करने के लिए भारत में लाया गया। तो भारत में लाने के कारण क्या हुआ कि भारत में जो औद्योगिक क्षेत्र से लघु उद्योग है, लघु घरेलू उद्योग है, बड़े उद्योग है, उनका निर्माण अवरुद्ध होने लगा। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन से आयातित वस्तुएं सस्ती थी और इसके अलावा भारत में जो वस्तुएं निर्मित होती थी वो महंगी होती थी। हालांकि क्वालिटी में भारतीय वस्तुएं बढ़िया थी लेकिन कम बिक्री हुई, चाइना वाले माल की ही तरह। तो अब ब्रिटेन से आयातित होने वाली वस्तुओं की मात्रा बढ़ने लगी, भारतीय बाजारों में वो वस्तुएं ही जगह जगह नजर आने लगी और अंग्रेजों का भी दबाव था। तो कहा जा सकता है कि अंग्रेजों की इस नीति के कारण भारत का औद्योगिक क्षेत्र समाप्त होने लगा। इसे कहा जाता है अनऔद्योगिकरण, यानी उद्योग चौपट हो गए। ये था द्वितीय काल। अब देखिए, अब तीसरा जो काल माना जाता है, तीसरा काल बताया जा सकता है कि जिसे कहा जाता है कि वित्तीय पूंजीवाद। वित्तीय पूंजीवाद, वित्तीय पूंजीवाद से तात्पर्य है कि पहले तो ये चला था 1857 से 1947 ईस्वी, यानी इस सब में एक सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई थी, वो थी 1857 की क्रांति या 1857 का विद्रोह। बहुत व्यापक रूप से यह विद्रोह हुआ था और बड़ी मुश्किल से अंग्रेज इसे दबा पाए थे। हालांकि दबाने में भारतीय शासकों का बहुत कुछ सहयोग था, जिसके बारे में चर्चा करेंगे आपके लेसन में।
जो कि 1857 की क्रांति वो उसके परिणाम है। तो अब जब 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई, उसका दमन कर दिया गया मुश्किल से, तो अब अंग्रेज़ों ने अपनी नीतियों में कुछ परिवर्तन किया कि भारतीयों को कुछ रियायत तो अब देनी पड़ेगी, नहीं तो फिर दोबारा ऐसा विद्रोह हो सकता है। लेकिन उसमें भी उनकी सोच क्या थी, भाई उस नीति में भी अपना लाभ होना ही चाहिए। तो अब उन्होंने क्या किया, भारतीयों के असंतोष को शांत करने के लिए अब भारत में, इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, निवेश प्रारंभ कर दिया। भाई भारत में निवेश को उसने प्रोत्साहन कर दिया, भारतीयों को कह दिया कि अब तक ठीक है हमारी जो नीतियाँ थी, यानी कंपनी की जो नीतियाँ थी ठीक है वो अब गलत थी, अतः कंपनी का शासन समाप्त करते हैं। अब भारत डायरेक्ट ब्रिटिश ताज यानी ब्रिटिश की जो महारानी है उनके अधीन रहेगा, यानी प्रशासन उनके कहने पर चलेगा, कंपनी का कोई औचित्य इसमें नहीं रहेगा। पहला काम ये कर दिया। और दूसरा, भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने कह दिया ठीक है भारत में विकास नहीं हो पाया है, आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, औद्योगिक क्षेत्र से पिछड़ा हुआ है, तो अब यहाँ पर निवेश किया जाएगा। निवेश विभिन्न क्षेत्रों में से, कृषि क्षेत्र हो, औद्योगिक क्षेत्र हो, आदि के क्षेत्र में। तो इस काल के दौरान अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने रेल, संचार, सड़कें आदि में निवेश को प्रारंभ कर दिया, निवेश करना प्रारंभ कर दिया। यानी अंग्रेजों ने, अंग्रेज पूंजीपति यानी ब्रिटेन में जो ज़्यादा पैसे वाले व्यक्ति थे उनका पूंजी निवेश भारत में प्रारंभ करवा दिया। अंग्रेजों ने क्या किया, जो भी पूंजीपति थे उनको गारंटी दी कि आप भारत में निवेश कीजिए। जैसे रेल है, रेल में निवेश करो आप, नुकसान होगा तो उसकी गारंटी, यानी नुकसान होगा तो उसकी भरपाई ब्रिटिश ताज करेगी और 5% लाभ आपको ब्रिटिश ताज देगा। यानी पैसा कौन लगा रहा है, ब्रिटेन के पूंजीपति। तो ब्रिटेन के जो पूंजीपति थे उन्होंने क्या किया, भारत में निवेश करना प्रारंभ किया और उन्हीं के पैसों से रेल, संचार, सड़कें, टेलीग्राम आदि का कार्य प्रारंभ होने लगा। और इसी के तहत 1853 ईस्वी में बंबई से ठाणे पहली रेल चली थी। तो कहा जाता है कि इस काल के दौरान विदेशी निवेश भारत में होने लगा और जिसका एकमात्र उद्देश्य था अंग्रेजों का फायदा। इसमें भी निवेश किसका किया गया, जो ब्रिटेन के पूंजीपति थे उन पूंजीपतियों ने अपनी पूंजी भारत में लगाई, लाभ की गारंटी ब्रिटिश ताज ने ली और नुकसान उन्हें होना ही नहीं था, क्योंकि पैसा कहाँ से वसूलना है, सिर्फ और सिर्फ भारत से। और जैसे रेलों का निर्माण हुआ है, संचार साधनों का विकास हुआ है, सड़कों का निर्माण हुआ, तो इसके पीछे भी एक रीजन था, दिखावे के तौर पर भारतीयों को कह दिया भाई हम आपके फायदे के लिए ही ये कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता क्या थी। जैसे रेल का निर्माण करवाया गया, रेल लाइन का, इसके पीछे अंग्रेजों का फायदा ये था सीधा सा भी, मान लो 1857 की जैसे कोई क्रांति होती है तो पहले तो रेल वगैरह नहीं थी, तो हम समय पर सैन्य सामग्री उपलब्ध नहीं करवा सके। अगर ये होगा तो हम क्या होगा, जहाँ पर भी विद्रोह या कुछ है वहाँ पर तुरंत सैनिक भेज सकते हैं। इसके अलावा ब्रिटेन से आयातित वस्तुएं व कच्चा माल हम इस रेल मार्ग द्वारा विभिन्न बंदरगाहों तक पहुँचा सकते हैं। यानी इसी सोच के कारण, सोच क्या थी, ब्रिटेन का आर्थिक लाभ, भारतीयों का लाभ नहीं, इसी सोच के तहत उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में निवेश करवाए और रेल, सड़कें, संचार व्यवस्था आदि का विकास हुआ। हालांकि भारतीयों को लाभ हुआ है, लेकिन एकमात्र लाभ का उद्देश्य था ब्रिटेन का कि भाई खुद आर्थिक रूप से संपन्न हो। तो इस प्रकार अंग्रेजों की इन नीतियों के कारण, यानी अंग्रेजों की जो नीतियाँ थी उनके कारण भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई। और कहा जाता है कि जब 1947 ईस्वी में भारत आज़ाद हुआ था, जैसा इतिहासकार कहते हैं कि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय
एशिया का अन्न भंडार कहा जाने वाला भारत कंगाल था, यानी खाने के लिए भी पर्याप्त रूप से उस समय खाद्य सामग्री नहीं थी। ऐसा आपकी बुक्स में भी लिखा हुआ है। तो देखिए, रिपीट कर रहा हूँ वापस, अंग्रेज व भारतीय अर्थव्यवस्था यानी अंग्रेजों की भारतीय व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, जिसकी पृष्ठभूमि में पहले क्या था, सोने की चिड़िया कही जाती थी और यहाँ से सूती वस्त्र, रेशमी उद्योग, कीमती पत्थर, मसाले आदि निर्यात किए जाते थे और बदले में अंग्रेज क्या करते थे, भारतीयों को सोना चांदी देकर वो खरीदते थे। कृषि क्षेत्र में भी संपन्न था और आत्मनिर्भर थे भारतीय। लेकिन अंग्रेजों का जो अधिपत्य स्थापित हुआ, जिसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं, जो पहला चरण माना जाता है 1757 से 1813 ईस्वी, कब से, प्लासी का युद्ध हुआ जो बंगाल पर अधिपत्य स्थापित हुआ। इस काल के दौरान जितना हो सका उतना बंगाल से राजस्व प्राप्त किया और उसी राजस्व से यानी बंगाल से प्राप्त धन से यहाँ से सामग्री खरीदी, कच्ची वस्तुएं खरीदी, उनको ब्रिटेन में जाकर महंगे दामों पर बेचकर आर्थिक लाभ कमाया कंपनी ने, यानी यहीं से प्राप्त पैसा भारतीयों को दिया जाने लगा। अब ब्रिटेन से सोना चांदी वगैरह मंगाने की उन्हें जरूरत नहीं पड़ी। तो इस काल के दौरान धन की लूट हुई, लगातार आर्थिक शोषण हुआ। दूसरा काल माना जाता है 1813 से 1857 ईस्वी। इस काल के दौरान ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई और औद्योगिक क्रांति के कारण वहाँ निर्मित वस्तुओं का माल भरपूर होने लगा। तो अब उनको बिक्री करना है भारत पे। औपनिवेशिक भारत एक औपनिवेशिक देश था ब्रिटेन का, तो भारत में लाया गया और कंडीशन ये थी कि जहां भारतीय वस्तुएं पूरे मार्केट में छाई रहती थी, अंग्रेज उन्हें खरीदने के लिए तत्पर रहते थे। लेकिन अब क्या हुआ, पूरा भारतीय बाजार विदेशी वस्तुओं से पूर्ण रूप से भर गया। अब देखिए इसके क्या हुआ, भारतीय उद्योग व्यवस्था थी, भारतीय औद्योगिक क्षेत्र था, पूरी तरह से चौपट हो गए। भारतीय व्यापारी आर्थिक रूप से दिवालिया हो गए। तीसरा काल माना जाता है वित्तीय पूंजीवाद। ये माना जाता है 1857 से 1947 ईस्वी। 1857 ईस्वी में भारत में क्रांति हुई थी, विद्रोह हुआ था और उसके पश्चात अंग्रेजों ने कुछ नीतियों में परिवर्तन किया। वे भारतीयों को शांत भी रखना जरूरी है, संतुष्ट रखना जरूरी है। अतः संतुष्ट करने के लिए पहला तो कंपनी का शासन समाप्त कर दिया पूर्णतया, और फिर अब भारतीयों को कह दिया कि अब आपके यहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों में विकास किए जाएंगे और विकास के लिए ब्रिटेन के जो पूंजीपति थे उनको प्रोत्साहित किया गया, लाभ की गारंटी दी गई। अतः उन्होंने निवेश किया और विभिन्न क्षेत्रों में विकास हुआ। ये रेल लाइनें, सड़कें, संचार साधनों का विकास हुआ। लेकिन इसमें भी एकमात्र लाभ ब्रिटेन का था। ब्रिटेन का लाभ इसलिए था वे कच्चा माल, सैन्य सामग्री लाने ले जाने में आसानी हो और कम समय में पहुंचाई जा सके, और ये कंडीशन थी। और इसी के तहत 1853 में बम्बई से ठाणे तक भारत की पहली रेल चली थी। तो कुल मिला के अगर सीधा सा सिंपल सा अर्थ समझा जाए कि अंग्रेजों से के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, सीधा सा है, भारतीय अर्थव्यवस्था समाप्त हो गई। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था चौपट हो। अब देखिए इसके पश्चात एक 2 नंबर का महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके आता है। हो सकता है कि उससे 4 अंकों के हिसाब से भी पूछा जा सके, उसी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। एक तो ये हो गया पूरा 20 नंबर का क्वेश्चन, भाई अंग्रेज व भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, 20 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है। और दूसरा धन निष्कासन। धन निष्कासन ये महत्वपूर्ण है। यानी सीधा सा अर्थ इस प्रकार समझ सकते हैं कि अभी विभिन्न क्षेत्रों में टैक्स दिए जाते हैं। टैक्स भारत सरकार या राज्य सरकार जमा करती है। अब वो टैक्स पुनः भारत में ही खर्च किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे अपन कह सकते हैं कि सड़कों का निर्माण है,
यानी जन कल्याणकारी जितनी भी है वहाँ पर खर्च हो रहे हैं। जैसे गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना, मकानों का निर्माण किया जा रहा है, पैसे दिए जा रहे हैं, किसके वो निःशुल्क है। इसके अलावा शौचालय निर्माण, पैसे दिए जा रहे हैं। यानी कौन दे रही है? सरकार दे रही है पैसा। यानी कहने का तात्पर्य है कि भारतीय पैसा कहाँ से आ रहा है? हमारे द्वारा ही सरकार तक पहुँच रहा है। विभिन्न प्रकार के हम कर भुगत रहे हैं, तो हमारे द्वारा ही जो कर के रूप में भारत सरकार द्वारा जो पैसा लिया जा रहा है वो हमारे ऊपर ही खर्च किया जा रहा है। लेकिन अब अंग्रेज क्या करते थे? अंग्रेज विभिन्न प्रकार के कर जो लेते थे उन कर को भारतीयों पर या भारत पर खर्च नहीं करते थे। उन कर को क्या करते थे? वो ब्रिटेन भेजते थे या उस पैसे से भारत से निर्मित वस्तुएं खरीदते थे और उन्हें ब्रिटेन में भेजते थे। यानी भारतीयों से प्राप्त धन को भारत में निवेश नहीं करते थे, भारतीयों के फायदे के लिए खर्च नहीं करते थे। इसे कहा जाता है धन निष्कासन। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं धन का निकलना। यानी भारत से धन का ब्रिटेन जाना। यानी भारत से ब्रिटेन का एकमात्र उद्देश्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त करना, और उसी नीति को धन निष्कासन कहा जाता, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ धन ले जाना है, उसे भारतीयों पर खर्च नहीं करना है। तो इसे कहा जाता है धन निष्कासन। एक बार रिपीट कर रहा हूँ वापस, धन निष्कासन से तात्पर्य है कि जिस प्रकार अंग्रेजों की नीतियों के कारण अंग्रेजों द्वारा भारत से धन प्राप्त किया जाता था और उस धन को भारतीयों पर खर्च ना करके ब्रिटेन पहुंचा दिया जाता था, उसे ही कहा गया है धन निष्कासन। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो धन अंग्रेज प्राप्त करते थे उससे भारतीयों को कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं होता था, और उल्टा यही प्राप्त धन यानी भारतीयों से प्राप्त धन को भारतीयों को ही ब्याज पर दिया जाता था। यानी भारतीय अपने ही धन का ब्याज चुकाते थे और फिर ब्याज पर ब्याज चुकाते रहते थे। इसे ही धन निष्कासन कहा गया है। और धन निष्कासन की व्याख्या किसने दी थी? दादा भाई नौरोजी ने। किस पुस्तक में? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल्स ऑफ इंडिया में, ये इनकी बुक्स थी। इन्होंने धन निष्कासन की व्याख्या अपनी इस पुस्तक में दी है कि किस प्रकार भारत से धन निर्बाध रूप से जा रहा है और उस धन से कोई भारतीयों को फायदा नहीं हो रहा है और उल्टा भारतीय ब्याज के चक्र में फंसते जा रहे हैं। और उस समय इन्होंने प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये वार्षिक बताए थे कि 20 रुपये वार्षिक प्रति व्यक्ति आय एक भारतीय की है। तो इसी के साथ आपका ये लेसन समाप्त होता है। और लेकिन ध्यान रखना, धन निष्कासन महत्वपूर्ण है, 4 नंबर का, इसे अच्छी तरह से याद कर लेना। सीधा सा है, भारत से धन का निकलना और उस धन से भारतीयों को फायदा होने के बजाय और नुकसान होना, ब्याज वगैरह के चक्र में पड़ते। तो ठीक है विद्यार्थियों, इसी के साथ पेपर फर्स्ट आधुनिक भारत का इतिहास का आपका 5वां लेसन ब्रिटिश व भारतीय व्यवस्था पर प्रभाव समाप्त होता है। थैंक यू।